हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। तो देखिए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। वो सारे लेक्चर्स जो है चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चाहे तो रेफ़र कर सकते हैं। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक प्रैक्टिकल ऑप एम्प सर्किट है। प्रैक्टिकल ऑप एम्प सर्किट, या दूसरे ढंग से आप ये कह सकते हैं कि ऑप एम्प के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं उसमें एक ये भी है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो सर्किटरी डायग्राम, आपको मालूम है कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ठीक, यहाँ पे इसके दो इनपुट होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ये इन्वर्टिंग इनपुट, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं। ठीक, अब जब आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या होगा कि इसका जो इन्वर्टिंग इनपुट है वहाँ से जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है, मान लीजिए ये कोई पावर सप्लाई सिग्नल है Vs, ठीक है, इसको हमें एम्पलीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये सप्लाई वोल्टेज देंगे, लेकिन ये किसके थ्रू देंगे, हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे इन्वर्टिंग इनपुट से। ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R1। ठीक, और स्टेबिलिटी के लिए, सर्किट की स्टेबिलिटी के लिए हम क्या पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक हम फीडबैक रजिस्टर यूज़ करते हैं। फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, इसके बारे में भी मैं एक लेक्चर ले चुका हूँ। वो वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पे, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, एक फीडबैक रजिस्टर, इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक रजिस्टर। ठीक, अब ये इसका जो है, मान लीजिए हमारा ये V2 हो गया, ठीक, ये V1 हो गया। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में हम क्या करते हैं, इन्वर्टिंग इनपुट पे तो हमने ये Vs लगा दिया और दूसरे इनपुट को हम ग्राउंडेड कर देते हैं। ठीक, तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है Vd, वो यहाँ पे अप्लाई होगा और एम्पलीफाई होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अब इसमें देखिए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट तो हर व्यक्ति ड्रा कर लेता है, लेकिन इसमें जो बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है, वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म अगर आप बनाएंगे तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। देखिए, मान लीजिए हमने ये इनपुट अप्लाई किया, ठीक है, जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। ठीक, ये हो गया टाइम एक्सिस और ये हो गया हमारा इनपुट वोल्टेज। ठीक है, जब हम आउटपुट निकालेंगे इसका तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि एम्पलीफायर है तो आउटपुट बढ़ा हुआ मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये साथ ही साथ इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, यानी जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपको इस तरह मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, इस वेवफॉर्म में और इस वेवफॉर्म में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो ये हो गया एक तरह से आपका वेवफॉर्म ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इसमें जो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं वो आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले सर्किट को हम डिस्कस करते हैं। तो सर्किट डायग्राम ये क्या है, ये है आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसमें देखिए क्या होता है कि द सिग्नल विच इज टू बी एम्पलीफाइड इज अप्लाइड एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प। जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है उसको हम कहाँ लगा रहे हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो पहली चीज़ तो देखिए, जितनी चीज़ें मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, इस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है तो इसको हमने कहाँ अप्लाई किया, ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस पर। दूसरी चीज़ क्या है कि जो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट से देखिए 180 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखा रहा है। ठीक, सेकेंड चीज़ हो गई। थर्ड क्या कह रहा है कि इसी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं कि आउटपुट जो है, जो आउटपुट सिग्नल है वो एक तरह से हमें इन्वर्टेड मिल रहा है, इनपुट से इन्वर्टेड मिल रहा है।
इसीलिए इसको इन्वर्टेड एम्पलीफायर भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है Vs को, उसको हम इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं थ्रू ए रेजिस्टेंस R1। ठीक, द अदर रेजिस्टेंस RF, ये क्या है, फीडबैक रेजिस्टेंस है। द अदर रेजिस्टर RF कनेक्टेड बिटवीन आउटपुट एंड द इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कॉल्ड द फीडबैक रेजिस्टेंस। तो फीडबैक रेजिस्टेंस यूज करने का फायदा क्या होता है, इट गिव्स निगेटिव फीडबैक। और निगेटिव फीडबैक के क्या क्या फायदे होते हैं, ये सब मैं अपनी फीडबैक वाली लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी मैं उस वीडियो को आई बटन में भी डाल दूंगा। तो जैसे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक फीडबैक रजिस्टर यूज़ करते हैं। और ये फीडबैक रजिस्टर किस तरह का फीडबैक यूज़ करता है, निगेटिव फीडबैक का। ठीक, उसके बाद जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है ऑप एम्प का, वो क्या होता है, उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद ये क्या कह रहा है कि चूंकि ऑप एम्प हमारा आइडियल ऑप एम्प है, तो क्या होगा कि इसका जो वोल्टेज गेन होगा वो माइनस इनफाइनाइट होगा, और जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो और ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि ऑप एम्प जो है इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया जा रहा है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इससे इसके ए बी और आर आई के पता होने से क्या होगा कि हमें मालूम है कि वी नॉट आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, वी नॉट बराबर होता है मॉड ऑफ ए बी इंटू वी डी, ये होता है। तो मॉड ऑफ, यानी एक तरह से हम लिख सकते हैं वी डी इक्वल टू क्या हो गया, वी नॉट अपॉन मॉड ऑफ ए बी। ठीक है, यानी वी नॉट हो गया हमारा वी नॉट अपॉन इसका इन्फिनिटी, और एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वी नॉट क्या होता है, वी वन माइनस वी टू, तो ये क्या हो गया, जीरो। ठीक है, और चूंकि वी वन क्या है यहाँ पे, ये देखिए सर्किट में वी वन क्या है, वी वन जीरो है, तो जीरो माइनस वी टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा वी टू कितना आ गया, जीरो। इससे क्या बात निकल के आई, इससे बात ये निकल के आई कि वी टू इज एट ग्राउंड पोटेंशियल, यानी V2 जो है ये भी एक तरह से ग्राउंड पोटेंशियल पे है। ठीक, अब इसके बाद इसमें क्या चीज़ देखने वाली है, इसमें ये चीज़ देखने वाली है कि चूंकि ऑप एम्प का RI कितना है, RI इन्फिनिटिव है। तो जब RI आपका इन्फिनिटिव है, तो ऑप एम्प के अंदर कोई भी करंट, ऑप एम्प एंटरिंग इनटू current entering into the op amp क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर द करंट, यानी अभी जो हमने सर्किट बनाया था, जो पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि ये इस तरह का सर्किट बना हुआ है ना, और ये हमारा R1 और ये Vs, और ये, तो इसके अंदर अगर फ्लो करने वाली करंट जीरो है, क्यों, क्योंकि इसका इनफाइनाइट, ये इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो जो करंट यहाँ आ रही है वो पूरी की पूरी करंट यूँ चली जाएगी, और ये हमारा आउटपुट है। जो करंट, यानी या इसको आप ये लिख सकते हैं, अगर इसको हम I1 मान लें और यहाँ बहने वाली करंट को हम IF मान लें, तो एक तरह से I1 इज इक्वल टू IF हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका therefore the current I that passes through R1 will also pass through RF। जो करंट R1 से पास हो रही है वही करंट RF से पास हो रही है। ठीक है, और चूंकि, तो एक तरह से Vs क्या हो गया, Vs इक्वल टू हो गया I इंटू R1, जहाँ ये I है, ये I1 हटा दीजिए, I है, और ये Vs है। ठीक, और V नॉट क्या हो गया, V नॉट हो गया एक तरह से माइनस का I इंटू RF। ठीक, इससे क्या होगा, अगर हम क्लोज लूप वोल्टेज गेन निकालेंगे, तो A VF
इज इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट अपॉन वी एस, मतलब ये एक तरह से हो जाएगा माइनस का आई आर एफ अपॉन आई आर वन, यानी माइनस का आर एफ अपॉन आर वन। ठीक, तो ये इसका क्लोज लूप गेन आ गया, कितना आ गया, माइनस का आर एफ अपॉन आर वन। और आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे वी नॉट, तो वी नॉट क्या आ जाएगा, वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा ए वी एफ इंटू वी एस। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में ये दो फाइनल आउटपुट आएगा कि साहब आउटपुट गेन जो वोल्टेज गेन है वो माइनस आर एफ अपॉन आर वन है, और आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा वो ए वी एफ यानी माइनस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी एस हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो निगेटिव साइन है, दिस निगेटिव साइन, ये निगेटिव साइन indicates that there is a phase shift of 180 डिग्री, ठीक है, बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। तो ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। अब इसमें कुछ पॉइंट एवीएफ